मैं ट्रेन में अपनी बर्थ पर बैठी कान में ईयरफोन लगाए गाने सुन रही थी। ट्रेन हाजीपुर स्टेशन पर रुकी हुई थी। कुछ लोग चढ़े और कुछ उतर गए। मेरे बगल की कुछ सीटों पर कुछ पुराने चेहरों की जगह नए चेहरे आ गए। मैं खिड़की से बाहर लोगों की भीड़ को निहार रही थी, तभी मेरे कानों में आवाज आई, बिजली। मैं चौंक गई। देखा तो हसनपुर की एक मेरी पुरानी सहेली तबस्सुम थी, साथ में उसकी माँ भी थी। सलाम दुआ होने के बाद तबस्सुम मेरे बगल में बैठ गई और मैंने तबस्सुम की माँ को बगल वाले कंपार्टमेंट में सीट दिलाकर बैठा दिया। तबस्सुम से मेरी बातचीत शुरू हुई। मैंने पूछा, तेरी शादी हुई कि नहीं अभी तक? वो बोली, शादी तो हुई थी, लेकिन मेरे आदमी ने मुझे छोड़ दिया। किसी ने मेरे हस्बैंड को साकिब से मेरे अफेयर के बारे में बता दिया था। हाजीपुर में मेरे चचेरे भाई की शादी थी, वहीं गई थी। अब वापस हसनपुर जा रही हूँ। तबस्सुम मुझे देखकर बड़ी खुश थी। बीते दिनों को याद करते हुए वो बोली, बिजली, तुम्हें याद है एक बार हमारी वजह से रिजवान चाचा की दूसरी शादी नहीं हो पाई थी? उनकी पहली बीवी के कहने पर तुमने हंगामा खड़ा कर दिया था। और वो वाली बात याद है तुझे, जब तूने साकिब की सगाई वाले दिन ही मेरे और साकिब के अफेयर के बारे में लड़की वालों को सच सच बता दिया था। और तेरे सच बोलने की आदत की वजह से साकिब की सगाई टूट गई थी। और सगुफ्ता चाची और रौनक भैया वाली बात याद कर हम दोनों सहेलियां काफी देर तक हंसती रहीं। तबस्सुम ने फिर कहा, अरे बिजली, वो भी क्या दिन थे। हम दोनों की जोड़ी से पूरा हसनपुर कांपता था। हम दोनों को एक साथ देखकर लोग समझ जाते थे कि हसनपुर में कुछ गड़बड़ होने वाली है। और याद है जब हमने अख्तर भैया के शामियाने में आग लगा दी थी? पूरे दिन वो हम दोनों को ढूंढते रहे। फिर वो तेरे घर पर शिकायत करने पहुंच गए थे। तेरे अब्बू भी कम नहीं थे। उन्होंने बोल दिया था कि क्या सबूत है कि मेरी बेटी ने ही तुम्हारा टेंट जलाया है। उस बात को याद कर मैं जोर से हंसी। अगल बगल बैठे लोग हम दोनों सहेलियों की ठहाकों से डिस्टर्ब हो रहे थे, लेकिन यह तो हम दोनों की पुरानी फितरत थी कि जलने वालों को जलाते रहो और हमेशा ठहाके लगाते रहो। मैंने तबस्सुम से पूछा, फारूक की शादी हुई कि नहीं? तबस्सुम बोली, तेरे परिवार के हसनपुर छोड़कर जाने के कुछ महीने बाद ही फारूक की शादी हो गई। बीवी अच्छी नहीं मिली, मोटी भैंस जैसी। बहुत लड़ाकू भी है उसकी बीवी, न जाने कैसे झेलता होगा। वो तेरे से उसकी शादी हुई होती तो तेरी जोड़ी जमती उसके साथ। वो तुझ पर जान छिड़कता था, लेकिन तुझे तो छोटे शहरों के लड़के पसंद ही नहीं थे। काफी देर तक मैं और तबस्सुम पुरानी बातों को याद कर हंसते रहे। तभी तबस्सुम एक बार फिर बोली, हसनपुर में तेरा घर मेन मार्केट में ही था। नीचे तेरे अब्बू की सिलाई की दुकान थी और ऊपर तुम लोग रहते थे। अब मैं जब भी वहाँ साकिब से मिलने जाती हूँ, तेरे घर पर ताला देखकर बहुत दुख होता है। साकिब की किराने की दुकान के बगल में ही तो है तेरा घर। अब वहाँ तेरे घर का तो कोई रहता नहीं। अगर उस जगह पर कोई दुकान हो तो खूब चलेगी। अब तो पूरी मार्केट हो गई है वो जगह। तू अपने भैया से बोलना कि वो दुकान मुझे किराए पे दे दे। मैं वहाँ साकिब के बगल में ही कपड़े की दुकान खोलना चाहती हूँ, खूब चलेगी। मैं बोली, ठीक है, तू अपना नंबर मुझे दे दे, मैं भैया के घर पर ही जा रही हूँ, उनसे बात करके तुझे बता दूंगी। थोड़ी देर बाद ही तबस्सुम का स्टेशन आ गया। वो अपनी माँ के साथ उतर गई। बिहार के हसनपुर कस्बे में मेरा जन्म हुआ था। हम दो भाई बहन ही थे। मेरे भैया रेलवे में थे। मुजफ्फरपुर में उन्हें रेलवे क्वार्टर अलॉट हुआ था, तो वो हसनपुर छोड़कर अपनी फैमिली के साथ सरकारी क्वार्टर में मुजफ्फरपुर शिफ्ट हो गए। मैं और मेरे अम्मी अब्बू हसनपुर में ही रह गए। 2 साल पहले पटना में मेरी शादी हो गई। मेरा शौहर शुएब सीमेंट के बिजनेस करता था। शुएब घर से मजबूत था और उसका बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा था, इसलिए मेरे भैया ने मेरी शादी शुएब से कर दी। बचपन से ही मैं किसी बड़े शहर में शादी का ख्वाब देखती थी। शुएब का रिश्ता आया तो मैंने भी झट से हाँ कर दिया था। मेरी शादी के बाद मेरे मम्मी
मम्मी पापा भैया के पास मुजफ्फरपुर चले गए और मैं विदा होकर पटना अपने ससुराल आ गई। इस तरह हसनपुर से मेरा रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। अब कभी मायके जाना होता तो मैं हसनपुर की जगह मुजफ्फरपुर ही जाती। आज भी पटना से अपने मायके मुजफ्फरपुर जा रही थी। मेरी शादी को 2 साल हो गए थे। इस बीच शोएब का बिजनेस भी काफी तरक्की पर था। वो कहते हैं ना कि जब दौलत आती है तो घमंड भी साथ लाती है। दौलत की वजह से शोएब का रंग ढंग बदलना शुरू हो गया था। बात बात पर गुस्सा हो जाना उसकी फितरत हो गई। उसकी माँ यानी कि मेरी सास मुझसे कहती कि जल्दी से माँ बन जा ताकि मैं दादी बनने का सुख हासिल कर सकूं। घर के बदलते हुए माहौल को देखते हुए मैंने मन ही मन जल्द बच्चा ना पैदा करने का फैसला किया। आज सुबह ही मेरी सास मेरे पास आई और बोली, चल मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। 2 साल तेरी शादी को हुए, तुझे क्या दिक्कत है कि तू प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। मैंने भी झट से 1 साल पहले विधवा हुई अपनी सास से कह दिया, माँ जी ज्यादा जल्दी है तो तुम ही बच्चा पैदा कर लो, मुझे तो अभी बच्चों की जरूरत नहीं है। मेरी इस बात पर सास ऐसे गुस्सा हुई कि उसने पूरा घर सर पर उठा लिया। मेरा देवर अनवर अपनी पढ़ाई छोड़कर माँ को मनाने में लग गया और शोएब को खबर लगी तो वो भी आ गया। आते ही वो सीधे मेरे पास आया और मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। तभी मैं चिल्ला पड़ी, शोएब अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं घर से बाहर निकल थाने पहुँच जाऊंगी। मुझे तुम्हारी 2 कौड़ी की इज्जत की कोई परवाह नहीं। मेरे इस रूप से शोएब की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बगल में खड़ी उसकी माँ भी अब शांत हो चुकी थी। मैंने अपना सामान पैक किया और सुबह 10 बजे की ट्रेन से मैं भैया के पास मुजफ्फरपुर निकल आई और इसी ट्रेन में मुझे मेरी सहेली तबस्सुम मिल गई, जिससे बातें कर मन काफी हल्का हो गया था। शाम के 5 बजे तक मैं मुजफ्फरपुर अपने भैया के घर पहुंच चुकी थी। मम्मी पापा और भैया मुझे देखकर काफी खुश थे, लेकिन मेरी भाभी को मेरा इस तरह मुजफ्फरपुर आना अच्छा नहीं लगा। रात का खाना खाने सभी एक साथ बैठे थे। मैं दिन भर की भूखी थी, इसीलिए खाना सामने देखते ही खाने पर टूट पड़ी। मेरी माँ ने मुझसे पूछा, बिजली तुझे अपनी सास को इस तरह जवाब नहीं देना चाहिए, आखिर में रहना तो तुझे उसी घर में है ना। मैं कुछ न बोली और खाना खाने में लगी रही। तभी भाभी ने मेरी थाली में चावल डालते हुए कहा, बिजली सास तो माँ जैसी होती है, तुम्हें गुस्से को काबू रखना चाहिए था। भाभी की इस बात पर मुझे याद आया कि भैया ने अपनी शादी के बाद माँ और पापा को हसनपुर छोड़ रखा था। तब मैं ही उन लोगों का ख्याल रखती थी और इस चक्कर में मैं अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं कर पाई थी। फिर मेरी शादी हो गई और मेरी शादी के बाद माँ और पापा हसनपुर में बिल्कुल अकेले रह गए थे। भाभी के कलेश करने के डर से भैया उन्हें देखने तक न आते। जब भैया की प्रमोशन हो गई, उनकी 3 बच्चे हो गए और बड़ा सरकारी घर अलॉट हो गया, तब भाभी के कहने पर माँ बाप को मुजफ्फरपुर लेकर आए, क्योंकि बच्चों को संभालने और घर के दूसरे कामों में हाथ बटाने के लिए भाभी को नौकरों की जरूरत महसूस होने लगी थी। भैया के घर में मेरे माँ बाप की यही औकात थी। मैं खाना खा चुकी थी, हाथ धोकर सोफे पर बैठ गई और भाभी से बोली, भाभी आप अपनी सास को माँ मानती हो? मेरी यह बात भाभी को तीर की तरह चुभ गई थी। वो कुछ बोलती कि मेरी माँ ने हालात को संभालने की कोशिश की और कहा, बिजली तू ऐसे क्यों बोल रही है? तेरी भाभी हम लोगों का पूरा ख्याल रखती है, तू तो यहाँ आकर देखती नहीं है ना। तेरी भाभी माँ ही मानती है, समझी? माँ की बात खत्म होते ही भाभी उठी और टेबल पर पड़े जूठे बर्तनों को उठाकर किचन की ओर बढ़ गई। किचन से बर्तनों के पटकने की आवाज कानों तक आई तो मैं समझ गई कि भाभी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। मैं ऐसे टेढ़े लोगों को ठीक करना अच्छी तरह जानती थी, लेकिन मैं तो चली जाती, बाद में मेरी वजह से मेरे माँ बाप को भुगतना पड़ता। यही सोचकर मैंने अपने जज्बात को काबू में रखा। भाभी किचन से निकलकर अपने कमरे में जा चुकी थी। थोड़ी देर में भैया उठे और भाभी को मनाने कमरे में चले गए। सुबह हुई तो मैं लेट से उठी। भैया की नाइट शिफ्ट थी, इसीलिए वो घर पर ही थे। मेरी माँ और भाभी किचन में सुबह के नाश्ते की तैयारी
तैयारी में लग गए थे और अब्बू अपने पोता पोती को स्कूल छोड़ने गए थे। थोड़ी देर में मेरे सामने नाश्ता हाजिर था। मैंने भैया को आवाज दी। वो बोली, बिजली तुम नाश्ता कर लो, मैं अभी नहीं खाऊंगा। मैं बोली, मैं नाश्ता करने के लिए आपको नहीं बुला रही भैया, आपसे एक जरूरी बात करनी है। भैया मेरे करीब आकर बैठ गए और बोले, बिजली तुम्हारा शौहर शोएब कल से ही फोन कर रहा है, तुमने उसका नंबर ब्लॉक किया हुआ है शायद। मैंने उससे बात की, वो अपनी गलती मान रहा है। तुम कहोगी तो वो आज ही ट्रेन पकड़ लेगा और तुम्हें बुला ले जाएगा। मैं बोली, भैया शोएब को छोड़ो, पहले ये बताओ कि हसनपुर में जो हमारा घर है उसे ऐसे ही क्यों छोड़ा हुआ है? वो जगह अब पूरी मार्केट बन चुकी है। मैं सोच रही हूँ कि मैं अम्मी और अब्बू को लेकर फिर से वहाँ चली जाऊँ और उस जगह पर लेडी गारमेंट्स की एक दुकान खोल लूं। उस इलाके भर में कोई ऐसी दुकान है भी नहीं, खूब चलेगी। हसनपुर के जमीन का मसला था, इसीलिए भाभी भी कान लगाकर मेरी बातों को सुन रही थी। मेरी माँ ने भी इस बात को सुना। वो बोली, बेटी की शादी के बाद उसका ससुराल ही उसका घर होता है। तू शोएब से बात कर, वो पटना में तेरे लिए कोई दुकान किराए पे ले लेगा। मैं बोली, बार बार शोएब बीच में कहाँ से आ जाता है? मैंने तय कर लिया है कि अब मैं शोएब जैसे कमीने के साथ नहीं रहूंगी। माँ बाप की संपत्ति में बेटी का भी बराबर का हक होता है। अब्बू की संपत्ति में मुझे कोई हिस्सेदारी नहीं चाहिए। खेत और गांव की सारी जमीनें भैया ही रखें, लेकिन हसनपुर मार्केट वाला प्लॉट मुझे चाहिए। वहाँ शॉप खोलने का फैसला मैं कर चुकी हूँ। मैं दुकान खोलने में जो पूंजी लगेगी वो मैं शोएब से तलाक के मुआवजे में वसूल कर लूंगी। शादी के वक्त शोएब के घर वालों को दहेज में दिए गए एक एक रुपये का हिसाब है मेरे पास। शोएब से तो मैं ब्याज समेत वसूल कर लूंगी। मेरे इरादों को जानकर भैया के होश उड़ चुके थे। वो बोले, बिजली बात हसनपुर वाले प्लॉट की नहीं है, बात ये है कि तू अपनी ससुराल को छोड़कर मायके में दुकान खोलेगी तो लोग क्या कहेंगे? मैं बोली, लोगों के कहने के डर से जिंदगी के फैसले तय नहीं किए जाते हैं भैया। मैं किसी की परवाह नहीं करती और किसी की मजाल है जो मुझसे कुछ कह सके। तभी भाभी बोल पड़ी, बिजली तुम्हें हसनपुर जाना है, शौक से जाओ, लेकिन मैं अपने सास ससुर को तुम्हारे साथ हसनपुर नहीं जाने दूंगी। बुढ़ापे में उनकी देखभाल कौन करेगा? मैं बोली, भाभी अभी मैं माँ और पापा को कहीं नहीं लेकर जा रही। एक बार मेरी शॉप चल जाए फिर तो तुम्हें अपने घर के लिए नौकर ढूंढना ही पड़ेगा। मेरी इस बात से भाभी का मूड फिर से खराब हो चुका था। वो फिर से अपने कमरे की ओर बढ़ गई और थोड़ी ही देर बाद भैया भी उठकर कमरे की ओर बढ़ गए। मैं समझ गई कि मेरी रात वाली बात से भैया को रात भर भाभी को मनाना पड़ा था और इस वक्त वाली बात के लिए अब भैया की शाम तक की ड्यूटी लग चुकी थी। मेरी वजह से घर के बिगड़ते माहौल को देखकर मेरी माँ बहुत परेशान थी। वो बोली, बिजली तेरी जुबान की वजह से हसनपुर में मैं कितना कुछ झेली हूँ, अब भी तू जरा नहीं बदली। अब मैं समझ गई कि तेरा आदमी शोएब बुरा नहीं है, बल्कि तेरी लंबी जुबान ही है कि तू अपने ससुराल में नहीं टिक पाती। मैंने माँ से कहा, माँ मेरी जुबान थोड़ी कड़वी जरूर है, जुबान से सच ही निकलता है और मेरा कड़वा सच किसी से बर्दाश्त ही नहीं होता, इसमें मैं क्या करूं? माँ थोड़ी देर मुझे समझाने की कोशिश करती रही। तभी बच्चों को स्कूल छोड़कर मेरे अब्बू भी घर आ गए। माँ उन्हें खाना खिलाने चली गई। अब मेरे आसपास कोई नहीं था तो मैंने शोएब को फोन लगा दिया। शोएब ने फोन उठाया और बोला, बिजली मैं तुम्हें कल से ही फोन लगा रहा था, लेकिन तुमने मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट पर लगाया हुआ था, इसीलिए मैंने तुम्हारे भैया को कॉल मिला दिया। उनसे मेरी बहुत देर बात हुई। मैं बोली, सुनो शोएब, 2 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी तब मेरी शादी में मेरे भैया का कुल 10 लाख रुपए का खर्च आया था। शादी के फालतू खर्च के अलावा मेरे भैया 5 लाख तो कैश दिए थे तुम्हारे बाप को। मुझे वो 5 लाख रुपए की जरूरत है। अगर सीधे तौर
पर दे सकते हो तो दे दो, वरना कल ही मैं 498 का केस दर्ज कराने जा रही हूँ। तुम्हारे छोटे भाई वसीम को छोड़कर मैं तुम्हारे पूरे घर वालों को कोर्ट में घसीटूंगी। सबसे पहले तो तुम्हारी माँ जैनब बानो जाएगी अंदर। मेरी बात सुनकर शोएब के होश उड़ चुके थे। वो बोला, बिजली, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं कभी तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं करूँ। तुम तलाक दे दोगी तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। तुम ऐसा कोई कदम मत उठाना। मैं बोली, देखो शोएब, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत में ही मुझे 5 लाख रुपए दे दो। मैं बिजनेस करना चाहती हूँ। 5 लाख रुपए तुम्हारे लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। बिजनेस चल गया तो मैं लौटा दूंगी। और रही बात पटना आने की, तो जब तक तुम्हारी माँ जिंदा रहेगी तब तक तो मैं उस घर में आने से रही। शोएब ने कहा, ठीक है, मैं जॉइंट अकाउंट में 5 लाख रुपए अभी ट्रांसफर कर देता हूँ, लेकिन तुम मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट पर मत लगाना। मुझे पता था कि शोएब के लिए 5 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरा और शोएब का जॉइंट अकाउंट था। फोन करते ही उस अकाउंट में 5 लाख रुपया क्रेडिट हो चुके थे। मोबाइल पर 5 लाख का मैसेज देखते ही मैंने शोएब से तलाक वाला आइडिया फिलहाल के लिए कैंसिल कर दिया था। शोएब का फोन कटा ही था कि मेरे अब्बू मेरे सामने आ गए। वो बोले, बिजली, मैं जानता हूँ कि तू अपनी जिद पूरी किए बिना मानेगी नहीं। अपनी भाभी से हसनपुर वाले घर की चाबियाँ ले ले और जा, तुझे जो करना है कर। तेरी माँ कुछ भी कहे, लेकिन मुझे तुझ पर भरोसा है। अगली सुबह ही मैं हसनपुर के लिए निकल पड़ी। मेरी सहेली तबस्सुम साकिब से प्यार करती थी, जिसकी दुकान मेरे बगल में ही थी। साकिब को पता चला तो वो बहुत खुश हुआ। उसने मेरी काफी मदद की और 1 सप्ताह के अंदर ही मैंने अपने शॉप की ओपनिंग कर दी। तबस्सुम को पता चला तो वह भी मेरे साथ काम करने को राजी हो गई। हम दोनों सहेलियों की जोड़ी फिर से हसनपुर में एक साथ थी। तबस्सुम मेरे साथ काम बेहद खुश थी। फारूक को पता चला तो एक दिन वो मुझसे मिलने मेरी दुकान पर आ गया। काफी समय तक हम तीनों पुराने दिनों को याद कर हंसते रहे। जाते समय फारूक बोला, उम्मीद है कि अब तुम दोनों सहेलियां सुधर गई होंगी। फारूक की बात पर फिर से तीनों हंस पड़े। फारूक का आना जाना शुरू हुआ तो मेरे मन के किसी कोने में ठंडी पड़ी मोहब्बत की चिंगारी एक बार फिर भड़क उठी। लेकिन मैं शादीशुदा हूँ ये सोचकर मैंने खुद को रोक लिया था। फारूक को मैं बचपन से पसंद करती थी। वो भी मुझे बेहद चाहता था, लेकिन वो गरीब परिवार से था और मैं बड़े बड़े ख्वाब देखती थी। इसीलिए मैंने फारूक की मोहब्बत को ठुकरा कर शोएब से शादी कर ली थी। मेरी शादी के बाद फारूक ने भी शादी कर ली थी। धीरे धीरे 1 साल का वक्त बीत चुका था। इस बीच पूरे इलाके में मेरी शॉप लड़कियों की जुबान पर चढ़ चुकी थी। लड़कियां सिर्फ खरीदारी करने ही नहीं बल्कि मर्दों के समाज में कैसे बिंदास होकर जिया जा सकता है, यह सब सीखने भी मेरी शॉप पर आती थी। इन 1 साल मैंने अपने बिजनेस को तो बढ़ाया ही, साथ ही शोएब के 5 लाख रुपए भी मैंने अपने जॉइंट अकाउंट में जमा कर दिए थे। शोएब बार बार मुझे कॉल करता और पटना आने को कहता। एक दिन मैंने उसे कॉल किया और बोली, तुम्हारे 5 लाख मैंने जॉइंट अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए हैं, निकाल लेना। वो बोला, मुझे अभी जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे ही रुपये हैं, इसीलिए तुम जब चाहो इन रुपयों का इस्तेमाल कर सकती हो। इन 1 सालों में साकिब के साथ तबस्सुम की मोहब्बत भी परवान चढ़ने लगी थी। साकिब की दुकान पड़ोस में ही थी, इसलिए तबस्सुम और साकिब के बीच अब कोई दूरियां बाकी न रह गई थी। लेकिन मेरे और फारूक के बीच की दूरियां बरकरार रही। यह जानते हुए कि फारूक की शादी हो चुकी है, मैं उसके ज्यादा करीब जाने से बचती रही। लेकिन धीरे धीरे हमारी नजदीकियां बढ़ने लगी। अक्सर हम दोनों शाम के वक्त घूमने निकल पड़ते। हमारा इस तरह मिलना जुलना हसनपुर के कई लोगों ने देख लिया था। बात फारूक की बीवी तक पहुंची तो उधर शोएब के कानों तक भी यह बात पहुंच गई। शाम का वक्त था, मैं फारूक के साथ थी कि शोएब का कॉल आ गया। वो बोला, तुम हसनपुर में बिजनेस के बहाने अपने पुराने आशिक के पास गई हो, अगर थोड़ी भी शर्म हया बची हो तो पटना चली आ।
मैं फिर भी तुम्हें अपना लूंगा। मैं बोली शुएब, मर्द और औरत के बीच सिर्फ सेक्स का ही रिश्ता नहीं होता, और भी कई रिश्ते हो सकते हैं। एक औरत और एक मर्द दोस्त भी हो सकते हैं। और सुनो, तुम्हें पता है ना कि मुझे धमकाने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं इस वक्त भी फारूक के साथ ही हूँ, कहो तो वीडियो कॉल करूँ। मेरी बात सुनकर शुएब का गुस्सा खत्म हो गया था। वो बोला, बिजली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम समझती क्यों नहीं? तुम आ जाओ पटना, या कहो तो मैं ही हसनपुर आ जाता हूँ। मैंने कहा, मैं पटना तो नहीं आऊंगी और तुम्हें भी यहाँ आने की जरूरत नहीं है। यह कहकर मैंने फोन काट दिया। फारूक मुझे देख रहा था। वो मुस्कुराता हुआ बोला, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। तुम्हारी सच बोलने की बीमारी आज तक नहीं छूटी। तुम आज भी वही पुरानी वाली बिजली हो। मुझे डर लगता है कि तुम्हारी यह सच बोलने वाली बीमारी कहीं तुम्हारे लिए मुसीबत न बन जाए। वैसे मैं एक बात पूछूं? मैंने कहा, पूछो। मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या है? तुमने शुएब से कहा क्या वो सच है? क्या तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो? मैं बोली, क्यों? क्या एक औरत एक मर्द दोस्त नहीं हो सकते? मेरे इस सवाल पर फारूक कुछ न बोल पाया और हम दोनों अपने अपने घर चले आए। रात को जब मैं अपने बिस्तर पर आई तो फारूक का सवाल मेरे जेहन में कौंध रहा था। क्या सच में वो मेरा दोस्त ही था, या दोस्ती के आड़ में मेरी मोहब्बत छुपी हुई थी? मैं समझ नहीं पा रही थी कि फारूक मेरी जिंदगी में क्या अहमियत रखता है। अगले दिन सुबह सुबह फारूक की भाभी इकरा बानो मेरी दुकान पर आकर हंगामा करने लगी। वो चिल्लाती हुई बोली, ये औरत यहाँ मेरे देवर फारूक की बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ने आई है। दुनिया में इतने मर्द पड़े हैं, एक फारूक ही मिला है तुझे। मैंने अपने घर के बाहर शोर सुना तो बाहर निकली, देखा कि इकरा बानो अपना आपा खो चुकी थी। तबस्सुम उसे संभालने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि इकरा चिल्ला पड़ी, बिजली तो मेरे देवर के साथ गुलछर्रे उड़ा ही रही है और ये तबस्सुम भी साकिब के साथ रंगरलियां मना रही है। इस मार्केट में सब ऐसे ही अय्यास लोग हैं, तभी इन दोनों बदचलन औरतों को इस मार्केट का कोई आदमी टोकता नहीं। मैं बोली, सुनो, एक औरत तब तक बदचलन नहीं होती जब तक एक आदमी बदचलन न हो। यहाँ हमें शराफत न सिखाओ, पहले अपने घर को जाकर संभालो। तुम रौनक की बीवी हो ना? 3 साल पहले मैंने और तबस्सुम ने तुम्हारे रौनक अली को सगुफ्ता चाची के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। तब तुम्हारे उसी शरीफ आदमी रौनक ने मेरे हाथ पैर जोड़े थे कि यह बात किसी को न बताना। मेरी यह बात सुनते ही वहाँ खामोशी छा गई। इकरा भी बुरा सा मुंह लिए वहाँ से चली गई। लेकिन शाम तक सगुफ्ता चाची और रौनक वाली मेरी बात पूरे हसनपुर में आग की तरह फैल चुकी थी। रात को मैं और तबस्सुम सोफे पर बैठे गप्पे हाँक रहे थे कि फारूक का कॉल आ गया। वो बोला, बिजली, तुम कभी नहीं सुधरोगी। मैंने कल शाम को ही तुमसे कहा था ना, तुम्हारी सच बोलने वाली बीमारी एक दिन तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी। वही हुआ। तुम्हें मालूम भी है कि तुमने कितनी बड़ी बिजली गिरा दी है आज। मेरी भाभी इकरा जब यहाँ से गई तब से घर में उसने मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में मिर्च मसाला लगाकर इतना कुछ कह दिया कि मेरी बीवी घर छोड़कर चली गई। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रह सकता। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी बिजली। मैंने कहा, तुम्हारी भाभी यहाँ आकर फालतू का ड्रामा कर रही थी तो मेरे मुंह से भी सच निकल गया। मैं क्या करूं? फारूक बोला, अरे पागल, जिस सगुफ्ता चाची के बारे में तुमने कहा है ना, वो सगुफ्ता चाची इस वक्त हसनपुर के मुखिया हैं। 2 साल पहले ही पंचायत चुनाव जीती हैं और इस बार वो एमएलए का चुनाव लड़ने वाली हैं। तुम्हारी बात पूरे इलाके में आग की तरह फैल चुकी है। तुम्हारी वजह से सगुफ्ता चाची कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बची। वो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। अच्छा यही होगा कि तुम और तबस्सुम कुछ दिनों के लिए हसनपुर छोड़कर अपने अपने घर चले जाओ। फारूक के मुंह से यह सुनकर मैं और तबस्सुम एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अनजाने में हमने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली थी। तभी मेरे फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। मैंने देखा तो मुजफ्फरपुर से भैया का फोन था। वो बोले, बिजली, तुम ठीक तो हो ना? मैं बोली, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। भैया बोले, तुम अभी गाड़ी पकड़कर मुजफ्फरपुर
आ जाओ। मैं बोली ऐसा क्या हुआ भैया? भैया ने कहा बिजली, तुम्हें भी पता है कि तुमने आज कौन सी बिजली गिराई है। मेरे पास सगुफ्ता चाची का कॉल आया था, वो बहुत गुस्से में थी। तुमने उसकी सियासत को मिट्टी में मिला दिया है, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, इसलिए कह रहा हूँ यहाँ आ जाओ। मैं बोली भैया अजीब दुनिया है ये, दिन रात झूठ बोलने वाले यहाँ सीना चौड़ा कर घूमते हैं और सच बोलने वाले को डर डर कर जीना पड़ता है। झूठ बोला होता तो मैं भागने की भी सोच लेती, लेकिन मैंने तो सच ही बोला है ना। अब जो होगा मैं देख लूंगी, आप बेफिक्र होकर सो जाओ। भैया ने मुझे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन मैं कहाँ मानने वाली थी। सुबह सुबह जैसे ही तबस्सुम ने दुकान खोली, दरवाजे पर सफेद रंग की स्कॉर्पियो आकर रुकी। उसमें से एक जवान आदमी बाहर निकला और बोला बिजली तुम्हारा ही नाम है? तबस्सुम डर गई, वो दौड़ी हुई मेरे पास आई और बोली बिजली वही हुआ जिसका डर था। बाहर सगुफ्ता चाची का कोई बंदा आया हुआ है, तुम्हें ढूंढ रहा है। मैं तो कहती हूँ कि अभी भी वक्त है, तुम पिछले दरवाजे से भाग जाओ। मैंने तबस्सुम से कहा तबस्सुम तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। मैं बाहर निकली और उस आदमी से बोली मैं हूँ बिजली, बोलो क्या काम है? तुम चलो मेरे साथ, सगुफ्ता भाभी ने तुम्हें अपने घर पर बुलाया है। मैं बोली अपनी सगुफ्ता भाभी से कहना कि फिजूल में किसी के घर नहीं जाती, उन्हें जरूरत हो तो मेरे घर कभी भी आ सकती हैं। यह बात सुनकर वो आदमी आंखें तरेड़ते हुए वहाँ से चला गया। मेरे इस बेखौफ अंदाज को देख तबस्सुम के अंदर भी अब हिम्मत आ गई थी। साकिब भी बगल वाली दुकान से निकलकर हमारी शॉप पर आ गया था। वो बोला बिजली मैं तुम्हारे साथ हूँ और मार्केट के लोग भी तुम्हारे इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हैं, डरना मत। रात को तबस्सुम दुकान को बंद कर ही रही थी कि फारूक का बड़ा भाई रौनक अली मेरी दुकान पर आया। वो आते ही मुझसे बोला बिजली थोड़ा अंदर चलोगी, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। तबस्सुम ने दुकान बंद की और तीनों अंदर चले गए। रौनक ने कहा तुमने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। 3 साल पहले मैंने तुमसे हाथ जोड़कर कहा था कि तुम किसी को मत बताना, लेकिन तुमने मेरी बीवी के सामने ही सगुफ्ता चाची वाली बात बता दी। मेरी बीवी इकरा ने मुझे कूट दिया, उसे तो मैं किसी तरह मना लूंगा, लेकिन सगुफ्ता चाची को कैसे मनाऊं? वो औरत मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है, कल से मैं इधर उधर छुपा फिर रहा हूँ। मैं बोली मेरे मुंह से सच बात निकल गई, अब बताओ कि मैं क्या करूँ? रौनक ने कहा कल सगुफ्ता भाभी पंचायत बुला रही हैं, उसमें तुम्हें जाकर सबके सामने यह बात कहनी है कि तुमने उस दिन इकरा के सामने जो कहा है वो सब झूठ था। तुमने सिर्फ इकरा को नीचा दिखाने के लिए वो बात बोली थी। अभी रौनक मेरे ड्राइंग रूम में ही था कि घर के बाहर वही सफेद स्कॉर्पियो आकर रुकी। साकिब दौड़ा हुआ अंदर आया और बोला सगुफ्ता चाची आ रही हैं। यह सुनकर रौनक झट से कपड़ों के ढेर के नीचे छुप गया। सगुफ्ता चाची गाड़ी से उतरकर सीधे मेरे दरवाजे पर थी। तबस्सुम उसे ड्राइंग रूम में ले आई। उसके साथ 2-3 लोग और थे जो गाड़ी में ही बैठे रहे। सगुफ्ता चाची अब मेरे सामने ही बैठी थी। वो बोली तू ही है बिजली? मैं बोली चाची तमीज से बात करनी हो तो करो, वरना तुम जिधर से आई हो उधर ही निकल जाओ, मेरे पास फालतू का समय नहीं है। मैं थोड़ी गर्म हुई तो सगुफ्ता चाची का पारा नीचे आ गया। वो बोली तू मुझे चाची कहती है तो तू मेरी बेटी जैसी ही हुई ना। देख बिजली तेरी 20 हाथ लंबी जुबान ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। कुछ महीनों में ही असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं। इस बार मैं MLA का चुनाव लड़ने वाली हूँ और तुझे पता है हमारा समाज किस मानसिकता का है। यहाँ चरित्र केवल औरत का देखा जाता है। 100 चूहे खाकर भी मर्द हज को चला जाता है, लेकिन एक बार औरत के चरित्र पर दाग लग जाए तो चुनाव तो दूर की बात है, वो कहीं के नहीं रहती। जब से तूने मेरी और रौनक वाली बात मार्केट में सबके सामने कही है ना, तब से मेरा घर से निकलना मुश्किल हो गया है। मैं किसी से नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। सगुफ्ता चाची की बात खत्म हुई तो मैं बोली अब मैं क्या करूँ बताइए चाची। सगुफ्ता चाची बोली कल मैंने पंचायत बुलाई है, तुझे सबके सामने यही बात कहनी है कि तूने जो भी कहा है झूठ कहा है। तू अगर ये बात कह देगी तो मेरी इज्जत बच जाएगी, वरना। चाची के मुंह से पंचायत वाली बात सुनकर मैं बीच में ही बोल पड़ी। मैंने
कहा, थोड़ी देर पहले रौनक ने कल होने वाली पंचायत की बात मुझे बताई थी, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती, इसीलिए कल पंचायत में मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ। बचपन से ही मुझे सच बोलने की बीमारी है, मैं क्या करूँ। मेरे मुँह से रौनक का नाम सुनते ही सगुफ्ता चाची चौंक गई और बोली, वो हरामी यहाँ आया था क्या? मैं बोली, आया था क्या, वो तो अभी भी यही है, वो सामने कपड़ों की ढेर के नीचे वही तो है। इतना सुनना था कि चाची सोफे से उठ खड़ी हुई और तभी कपड़ों के ढेर के अंदर से हमारी बात सुन रहा रौनक भी बाहर निकल आया। सगुफ्ता चाची ने रौनक को गिरेबान से पकड़ लिया और बोली, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा कमीने। रौनक बोला, चाची कॉलर छोड़ो, उस दिन मैं मना कर रहा था लेकिन तुम कहाँ मानी। अंधेरा था, बिजली गई हुई थी, तुम्हारी बेकरारी की वजह से मैं दरवाजा बंद करना भूल गया और तभी बिजली आ गई। बिजली के साथ ही ये बिजली भी अंदर आ गई और उसने हमें उस हालत में देख लिया। इसमें मेरी क्या गलती है बताओ। सगुफ्ता चाची ने रौनक का गिरेबान छोड़ दिया और उससे बोली, मैं जा रही हूँ, तू कल के पंचायत के लिए बिजली को पूरी बात समझा दे और कल पंचायत में तू भी वहाँ जरूर रहना, वरना मैं तेरे हाथ पैर तुड़वा दूंगी, समझा। अगले दिन पंचायत थी। कई गांव के लोग इस पंचायत को देखने के लिए पहुंच चुके थे। पंचायत की मुखिया सगुफ्ता बानो के आते ही लोगों की कानाफूसी शुरू हो गई। तभी सगुफ्ता खड़ी हुई और माइक हाथों में लेकर बोली, सियासत बहुत बुरी चीज है, ये बात मेरे शौहर ने मरने से पहले मुझे बताई थी, लेकिन उनकी वफात के बाद ही मैं आप लोगों की खिदमत के लिए सियासत में आ गई। मुझे लगा कि ईमानदारी से जनता की सेवा करनी ही सियासत है, लेकिन मैं गलत साबित हुई, क्योंकि कुछ लोगों को मेरी ईमानदारी से नफरत है। वो किसी भी तरह मुझे राजनीति से हमेशा के लिए दूर रखना चाहते हैं। इसीलिए उन्हें जब मेरी कोई कमजोरी नजर नहीं आई तो उन्होंने मेरे चरित्र पर ही लांछन लगा दिया। मैं इस पंचायत की कसम खाकर कहती हूँ कि वो वाली बात बिल्कुल झूठ है। यहाँ रौनक भी बैठा हुआ है, वो मुझे चाची कहता है, मैं उसके साथ ऐसा काम कैसे कर सकती हूँ। आप लोग उससे पूछ लीजिए और बिजली भी यहीं बैठी है, वो बताएगी। उस दिन उसने जो भी कहा सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए कहा। इस काम के लिए बिजली को पैसे दिए गए थे। जोश जोश में सगुफ्ता चाची कुछ ज्यादा ही होश खो बैठी और आखिरी वाली लाइन बोलकर मेरे मूड की धज्जियां उड़ा बैठी। तभी रौनक खड़ा हुआ और उसने कहा, मेरा सगुफ्ता चाची के साथ कभी कोई चक्कर नहीं रहा। बिजली ने जो भी कहा झूठ कहा। मैं रौनक की मजबूरी समझ रही थी, क्योंकि इस पंचायत को सुनने उसकी बीवी इकरा सबसे आगे ही बैठी हुई थी। रौनक की बात खत्म होते ही सभी लोग मेरे मुंह की ओर देखने लगे। तभी भीड़ से आवाज आई, बता बिजली, तूने ऐसा क्यों किया? तुझे ऐसा बोलने के लिए कितने पैसे दिए गए थे? मैं खड़ी हुई और बोली, मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए और आप लोग जानते हैं कि बिजली कभी झूठ नहीं बोलती। बिजली को बिजली करंट मारे बिना छोड़ती भी नहीं। उस दिन जो मैंने कहा सब सच कहा। इतना सुनते ही सगुफ्ता चाची के होश उड़ चुके थे और रौनक भी वहाँ से खिसक निकलने की फिराक में लग चुका था। मैंने अपनी बात जारी रखी। मैंने कहा, बात उस दिन की है जिस दिन रसीदा की बारात आने वाली थी। आस पड़ोस के सब लोग रसीदा के घर शादी में बिजी थे। मैं और तबस्सुम भी वहीं थी। मुझे फिरदौस चाची ने कहा कि जाकर सगुफ्ता चाची को बुला ला। मैं और मेरी सहेली सगुफ्ता चाची के घर गई। अंधेरा था, हम दोनों डर रही थी। डरते डरते हम दोनों सगुफ्ता चाची के घर के अंदर दाखिल हो गई। घर के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। तभी बिजली आ गई और हम दोनों ने सगुफ्ता चाची और रौनक भैया को आपस में लिपटे हुए देख लिया। मैं और तबस्सुम बाहर निकली तो रौनक भैया हम दोनों के पैर पर गिर गए और बोले कि यह बात किसी को नहीं बताना। मैंने 3 साल तक यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन उस दिन रौनक भैया की बीवी इकरा जब मेरी शॉप पर आकर मुझ पर बेवजह इल्जाम लगा रही थी, तब मेरे मुंह से सच निकल गया। क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। इतना कहकर मैं रुक गई। सगुफ्ता चाची गर्दन नीचे किए मौत की सजा पाए हुए किसी गुनहगार की तरह बैठी हुई थी। मैंने उनकी ओर उंगली करते हुए कहा, सगुफ्ता चाची गलत औरत नहीं है। उन्होंने जीवन में
बहुत संघर्ष किया है। ईमानदारी की राजनीति की वजह से शगुफ्ता चाची के शौहर को गोली मार दी गई थी। भरी जवानी में शगुफ्ता चाची विधवा हो गई थी। ऐसे में कोई भी औरत टूटकर बिखर जाती है, लेकिन शगुफ्ता चाची ने हिम्मत नहीं हारी और औरत होकर उन्होंने हमारे इस पिछड़ी हुई पंचायत की किस्मत बदल दी। हमें इंसान की जिस्मानी जरूरतों को समझना होगा। दो जवान लोग अपनी मर्जी से इश्क करते हैं तो इसमें बुरा क्या है। हमें इस तरह औरत के कैरेक्टर को जज करने की आदत को बदलना होगा। अगर आप लोग शगुफ्ता चाची और उनके परिवार की कुर्बानियों को उनकी एक गलती के आगे भूल रहे हैं तो फिर याद रखिए वो आदमी चुनाव जीत जाएगा जिस पर रेप, छेड़छाड़ और अपहरण के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन वो मर्द है, इसीलिए आप उसके कैरेक्टर पर सवाल नहीं करेंगे। शगुफ्ता चाची औरत हैं, इसीलिए एक मामूली बात पर उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया है। मैं अब अपनी बात खत्म कर रही हूँ। पंचायत खत्म हो गई। मैं और तबस्सुम मार्केट लौट आए थे। घर आकर मैंने फैसला कर लिया कि अपनी शॉप में तबस्सुम के हवाले कर दूंगी और मैं अब हसनपुर छोड़कर हमेशा के लिए पटना चली जाऊंगी। मेरे इस फैसले से तबस्सुम खुश नहीं थी। वो बोली, बिजली तू यहाँ रहेगी तो मैं भी साकिब से शादी करके यहीं सेटल हो जाऊंगी। तबस्सुम ने मुझे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन मैं सोच रही थी कि मेरी एक गलती की वजह से शगुफ्ता का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया। रौनक की बीवी नाराज हो गई और फारूक की बीवी उसे छोड़कर चली गई, जिसकी वजह से फारूक मुझसे नाराज हो गया। अब यहाँ रहकर मैं क्या करूँगी। रात में मैंने अपने शौहर शोएब को कॉल लगाया और बोली, शोएब मेरा अब यहाँ मन नहीं लग रहा, कल सुबह आकर मुझे यहाँ से ले चलो। वो बोला, मैं अभी अपनी गाड़ी से निकल रहा हूँ, सुबह तक हसनपुर पहुँच जाऊंगा। मैं सुबह उठी ही थी कि शोएब घर आ चुका था। मैं शोएब के साथ पटना जाने की तैयारियों में लग गई। तभी मेरे घर पर लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। तबस्सुम घबरा गई थी। मैं बाहर निकली तो देखा कि शगुफ्ता चाची के साथ बहुत से लोग थे। शगुफ्ता चाची मेरे पास आई और बोली, कल तुमने जो कहा उससे लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। मैं तो मर चुकी थी, उम्मीद छोड़कर घर में बंद हो गई थी, लेकिन कल तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। आज मैं नॉमिनेशन दाखिल कराने जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलती तो बेहतर होता। मैं बोली, मेरे शौहर पटना से अभी अभी घर पहुँचे हैं, मैं उनके साथ हमेशा के लिए हसनपुर छोड़कर जा रही हूँ। शगुफ्ता चाची ने कहा, तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। मेरे दामाद शोएब को बाहर बुला, मैं उससे बात करती हूँ। थोड़ी देर में मेरे छोड़कर जाने की बात पूरे हसनपुर में आग की तरह फैल गई। मेरे घर के बाहर बिजली जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। सैकड़ों की तादाद में औरतों ने मुझे घेर लिया और मुझसे कहने लगी कि हसनपुर में तुम ही हो जिसकी वजह से औरतों ने खुलकर हंसना और बोलना सीखा है। हसनपुर की लड़कियों को तुमने ही मजबूत बनाया है। तुम चली जाओगी तो हसनपुर हंसना भूल जाएगा। शोएब ने जब मेरे लिए लोगों का यह प्यार देखा तो फख्र से उसका सीना चौड़ा हो गया। उसने मुझे गले से लगा लिया और बोला, तुम पटना नहीं जाओगी। तबस्सुम को शॉप पर छोड़कर मैं और शोएब शगुफ्ता चाची के नॉमिनेशन के लिए निकल पड़े। घर आए तो फारूक मेरे घर पर ही था। मैंने उसे अपने शौहर शोएब से मिलवाया। फारूक बोला, बिजली तुम मेरी बीवी से एक बार बात कर लो, वो रूठ कर मायके गई हुई है, उसका मायका नजदीक ही है। अगर तुम्हारे पास समय हो तो चल लो मेरे साथ। थोड़ी देर में मैं और फारूक शोएब की गाड़ी से फारूक की ससुराल। मैंने फारूक की बीवी से कहा, देखो शाहीन, तुम्हें पता है कि मैं झूठ नहीं बोल पाती। मैं शोएब से नाराज होकर हसनपुर आई थी। जब मैं यहाँ आई तब तुम्हारे शौहर फारूक से मिलकर एक बार फिर से मेरी सोई हुई मोहब्बत जागने लगी। मैं फारूक की ओर बढ़ने लगी, हम लोग मिलने लगे, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरा शौहर शोएब मुझे बेहद प्यार करता है। इसलिए मैंने जल्द ही खुद को कंट्रोल किया और फारूक ने भी कभी दायरे को लांघने की कोशिश नहीं की। इसी बीच हम लोगों के बारे में तरह तरह की अफवाहें तुम्हारे घर तक पहुँची और तुम्हारी भाभी ने मेरे घर आकर बखेड़ा खड़ा कर दिया। मेरे सच को जानकर और मेरे साथ मेरे शौहर को देखकर फारूक की बीवी शाहीन के अंदर की सारी गलतफहमियां दूर हो गई। वो झट से तैयार होकर हमारे गाड़ी में पिछले सीट पर
फारूक के साथ बैठ गई। 3 महीने बीत चुके थे। शगुफ्ता चाची भारी वोटों से इलाके की MLA चुन ली गई। शोएब हसनपुर में ही सीमेंट का बड़ा सा कारखाना लगाने की तैयारी में था और मेरी मम्मी पापा भी मुजफ्फरपुर छोड़कर मेरे घर आकर रहने लगे। तबस्सुम ने साकिब से शादी कर ली और मेरी और तबस्सुम की शॉप अगल बगल में ही हो गई। कहानी से सीख, सच चाहे कितना ही कड़वा क्यों न हो, हमें सच का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं कि सच में बहुत ताकत होती है। बिजली भी झूठ बोलकर निकल सकती थी, लेकिन उसका सच ही उसकी ताकत थी। बुरे हालात में भी बिजली ने सच का साथ नहीं छोड़ा और आखिर में सच की ही जीत हुई। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सबसे ओरिजिनल कहानियाँ। शुक्रिया आप